आखिर आपको यहाँ से क्यों पढ़ना चाहिए और क्या स्पेशल है? तो जवाब यह है हमारा, यहाँ पे आपको शुक्ल जी और डॉक्टर बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों के जो कथन हैं कि किसने क्या कहा, क्यों कहा आदि काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो कि एग्जामिनर का एकदम फेवरेट पसंदीदा टॉपिक है, यहाँ से संबंधित आपको इसी वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज आदिकाल का हमारा आखिरी क्लास होगा और यह आज की प्रैक्टिस सेट का 5वां क्लास है। तो सीखते रहिए और लगे कि हाँ कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें भी यह सिखाते रहें, क्योंकि सीखना और सिखाना प्रकृति का नियम है। तो ज़्यादा बात तो हो ही चुकी है, हालांकि यह रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न। स्क्रीन पर यहाँ पे रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों और उनके द्वारा माने गए मूल शब्दों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ विद्वान है, एक तरफ उनके द्वारा दिए गए मूल शब्द हैं, तो एक दूसरे को मिलान कीजिए कौन किनके द्वारा कहा गया है। तो गासा द तासी की बात करें तो यह इन्होंने कहा है राजसो, यानी कि ए का दो किस में हो जाएगा, यह पहले में भी है और दूसरे में भी है। तो यहाँ देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन कहा, क्या कहा? रसायन। और ध्यान दीजिएगा यह सिर्फ रसायन नहीं कहा और आगे बताते हैं और क्या इन्होंने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्होंने रासक के तौर पे देखा और नरोत्तम स्वामी इन्होंने क्या देखा, क्या हो जाएंगे रासक, यानी कि डी का 4, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन माना, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रसायन, रास या फिर रासों से उन्होंने यह माना है, ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो साहित्य की रचनाओं को उनके रचना काल की दृष्टि से सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही उसे व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि पहले कुमार रासो, फिर बिसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश, फिर रड़मल छंद। चलिए यहाँ पे ऑप्शनों यानी कि इनके समय सीमा को देख लेते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जो इनका समय सीमा है, तो सबसे पहले कुमार रासो की बात करें तो 9वीं सदी हो जाएगा और बिसलदेव रासो यह 1212 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। और जयचंद्र प्रकाश इसका समय सीमा 1224 और रड़मल छंद यह 1454 ईस्वी इनका समय निर्धारित है। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ एक तरफ कथन दिया गया है कि आचार्य शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसलदेव रासो को माना है। किसे माना है? तो बिसलदेव रासो को। और यहाँ पे कारण दिया गया है कि यहाँ पे बिसलदेव रासो मुख्य रूप से एक प्रबंध काव्य है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एकदम शानदार प्रश्न है। जो लोग सिर्फ ऊपर से पढ़े होंगे उनका तो एक भी प्रश्न सही नहीं होने वाला है, और जो लोग थोड़ा अंदर से पढ़े होंगे उनका लेवल डीप होगा, बिल्कुल वो लोग सही कर सकते हैं। और छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे सब कुछ ध्यान में रख के बनाया गया है कि कहाँ कहाँ गलतियां होने की संभावना है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए सही है, आर गलत है। यह सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आखिर गलत क्यों है। गलत इसलिए क्योंकि यह बिसलदेव रासो एक प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह क्या है? वीर गीत, यानी कि मुक्तक या फिर गे काव्य कह लीजिए, और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। देख लीजिए, अब माइनर मतलब छोटा सा गलती था तो प्रश्न गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में कौन सा युग अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है कि किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक और किसके द्वारा इसे जाली ग्रंथ बताया गया। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से कौन कौन आ जाएंगे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर यह हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा इसे अर्ध प्रमाणिक माना गया। और ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि अगर अर्ध प्रमाणिक माने जाने वालों में से वो हैं, तो प्रमाणिक माने जाने वालों में से कौन हो जाएंगे? यह हो जाएंगे श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और कर्नल डाट, यह लोग प्रमाणिक मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ओझा और बुलर इसे क्या मानते हैं?
अप्रमाणिक मानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किनके द्वारा अर्धप्रमाणिक माना गया, यहाँ पे देख चुके हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह कह रहा है कि पृथ्वी राज रासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके संबंध में विचार करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप पहला में क्या दिया है कि डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक घोषित किया था। और दूसरा, इसमें कुल 68 सर्ग यानी समय है और बुलर ने जयानकृत पृथ्वी राज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक माना था। और चौथे में कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अब देखिए इसके बारे में कौन कौन से सही हो जाएंगे। सत्य पूछा है, कथन में कौन कौन से सत्य हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3, 4 क्या हो जाएगा? 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। यहाँ पे 2 गलत है। यहाँ 2 क्यों गलत है? क्यों? यहाँ 68 नहीं बल्कि कितने सर्ग हो जाएंगे? 69 सर्ग हो जाएंगे। सिर्फ एकदम माइनर मिस्टेक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे यह यानी कि पृथ्वी राज रासों के बारे में कह रहा है, एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किस विद्वान का है? यह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ध्यान दीजिएगा, यह किस विद्वान का देखने को मिलता है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह। किनका हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह। पहले भी हमने बताया कि सबके कथन से जिनके इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और पंक्तियाँ भी इसमें देखने को मिलेंगी। बस आप धैर्य के साथ बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन अटेंड करिए। और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यह रहा अगला प्रश्न, हिंदी में सर्वप्रथम 12 भाषा का वर्णन किस रचना में मिलता है? 12 भाषा का वर्णन किस रचना में देखने को मिलता है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि बिसलदेव रासों में। किस में देखने को मिलता है? तो बिसलदेव रासों, जो कि यह किसके द्वारा रचित है? यह नरपति नाल के द्वारा रचित है। समय 1212, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हिंदी साहित्य में पहली बार 12 भाषा का वर्णन यहीं पे देखने को मिलता है। और यह कैसा है? यह एक श्रृंगारिक वीर गति है का ग्रंथ देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ कह रहा है कि आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में किसने प्रकाशित करवाया था? तो किनके द्वारा प्रकाशित करवाया गया था आला खंड? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, यानी कि चार्ल्स इलियट के द्वारा इसे प्रकाशित करवाया गया था। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यह जगनीकृत परमार रासो है, जिसे हम लोग आल्हा रुदल प्रसंग को आला खंड के नाम से भी जानते हैं। और 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने इसे क्या किया था? प्रकाशित करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया था कि किसके द्वारा प्रकाशित करवाया गया था, तो ये हो जाएंगे चार्ल्स इलियट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? आल्हा खंड मुख्यतः किस ऋतु में और किस क्षेत्र में गाया जाता है? यह भी पूछा गया प्रश्न है। किस खंड यानी कि किस ऋतु और किस क्षेत्र में गाया जाता है? ऑप्शन स्क्रीन पर यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसे बरसात ऋतु में गाया जाता है। और बैसलवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो बैसलवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके यहाँ स्क्रीन पर यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब विद्यापति के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उनके जो भाषा है और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ हैं, यानी कि संस्कृत में कौन कौन लिखे गए हैं, अवध में और मैथिली में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट लगा लें उतना कम है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ नीचे है, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कौन कौन लिखे गए थे? यह लिखे गए थे पहला यानी कि तीसरे में शैव, सर्वस्व, सार और गंगा, यह संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और दूसरे की अगर हम बात करें यहाँ अवध, तो यह कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखे गए थे। और यहाँ पे मैथिली की बात करें तो यह हो जाएगा यहाँ पे पदावली और गोरक्ष विजय, जो कि नाटक है, यह सब लिखे गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विद्यापति को श्रृंगारिक, भक्त और रहस्यवादी मानने वाले विद्वानों के गुटों में कौन सा विकल्प असुमेलित है? तो कौन सा विकल्प असुमेलित हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यही क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। और सुमेलित की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिंगारिक कवि मानने वाले कौन हो जाएंगे, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है, सुभद्रा झा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा माना गया। यानी कि भक्त कवि किनके द्वारा माना गया, यह हो जाएंगे बाबू ब्रजनंदन सहाय के द्वारा, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे तो यहाँ पे तो गलत ही हो जाएगा। और सी वाला हो जाएगा रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र और यहाँ पे नागेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा रहस्यवादी कवि माने गए हैं। कौन से कवि, रहस्यवादी कवि माने गए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। क्या हो गए हैं, बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के पदों के संबंध में यह उक्ति किसकी है, ये जो प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है, बिना कोई सवाल जवाब के ऑप्शन सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या स्वीकार किया है, विद्यापति को किस रूप में क्या स्वीकार किया है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। यह हो जाएंगे पंचदेव उपासक के तौर पे यह हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा विद्यापति को स्वीकार किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे बच्चन सिंह ने उन्हें जाति कवि कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। और जाति कवि किनके द्वारा कहा गया, तो बच्चन सिंह के द्वारा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहे गए हैं। किन्हें, विद्यापति को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनसे तो प्रश्न आना ही आना है, चाहे इनकी रचनाओं से चाहे उनके बारे में पूछा जाए कि उनके बारे में किसने क्या कहा है, कहीं से एक प्रश्न तो आना ही है। विद्यापति की कीर्ति लता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है और कारण कह रहा है कि कीर्ति लता में विद्यापति ने कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का चित्रण किया है। कथन दिया है, कारण दिया है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, अब आंसर आपको ही बताना है। तो बिना किसी देरी के यह दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देसिन बयाना सब जन मिठा ते तैन सन जंपो अवट्टा। यह जो पंक्ति है विद्यापति की किस रचना से लिया गया है, यह जो पंक्ति है किस रचना से लिया गया है। हालांकि यह 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कीर्ति लता से लिया गया है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कीर्ति लता किस भाषा में उन्होंने लिखा है। चलिए बढ़ते आगे। अभी हमने देखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कीर्ति लता किस भाषा में लिखा गया है। और यहाँ 16वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। अब अमीर खुसरो के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आंसर आप ही को बताना है। तो देखते हैं। तो पहला है कि उनका नाम अबुल हसन था और वे खड़ी बोली आदि कवि कहे जाते हैं। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उन्हें महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। और यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को मैथिली भाषा का प्रथम कवि माना है। इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है। तो बात करें असत्य कथन की, हो जाएगा ऑप्शन डी, यही क्या हो जाएगा, असत्य। और बाकी इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था, वे खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि की उपाधि दी है या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं। आखिर यहाँ असत्य क्यों है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है, ना कि मैथिली का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एकदम माइनर मिस्टेक है, मैथिली भाषा का प्रथम कवि नहीं माना है बल्कि अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक के अनुसार अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा है, कितने राजाओं का आरोहण देखा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, यह हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि 11। कुल कितने राजाओं को देखा है, 11 राजाओं का देखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहेली अमीर खुसरो की नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसी कौन सी पहेली है जो कि अमीर खुसरो की नहीं है। अभी हमने अगले वीडियो में देखा था, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंध धरा, यह इन्हीं का हो जाएगा। एक नार अचरज किया साफ मार पिंजड़े में दिया, ये भी इन्हीं का होगा।
अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये भी इन्हीं का है। यह रहा ऑप्शन डी, यानी कि 9 लख पात्र आगे नाचे पीछे सहज अखाड़े। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, लेकिन यह अमीर खुसरो की नहीं है। अगर अमीर खुसरो की नहीं है तो यह किनकी हो जाएंगी? यह पंक्तियां हो जाएंगी गोरखनाथ की। ध्यान दीजिएगा, किनकी हो जाएंगी? गोरखनाथ की। ऐसा ऊपर की पहलियां, एक का हो जाएगा आकाश, दूसरे का हो जाएगा दिया बाती और तीसरे का हो जाएगा दर्पण यानी कि आईना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चूँकि भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। यह पंक्ति अमीर खुसरो की किस भाषाई शैली का उदाहरण है? तो किस भाषाई शैली का उदाहरण इसमें मिलता है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रज भाषा के रूप का उदाहरण इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी पूछा गया हाल ही में, जे हाल मिसकी मकुन तड़ाग फूल धुराए नैना बनाए बतिया। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? यह जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी, यानी कि अमीर खुसरो। बिना देरी किए अमीर खुसरो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ के छंदों के संदर्भ में असंगत का चयन कीजिए। असंगत में इसका चयन करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यही इनका नहीं है। और बाकी अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेल, इन्हीं का ध्यान दीजिएगा। नाथ बोले अमृत बाणी बरी खाएगी कवली पाणी, यही भी इन्हीं का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, जोई जोई पिंडे तो सोई सोई ब्रह्मांडे, इसमें इसका अर्थ पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी की जो पंक्तियाँ, यह किन का हो जाएगा? ये वाला, हौनी निवासो खमड़ बतारे मोहरे बिगो अकाहड़ न जाई, यह किनकी हो जाएगी? यह सिद्ध कभी कुकुर रिपा की जो है, इनकी पंक्तियाँ यहाँ से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो ढोला मारू रा दुहा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले में कहा है कि 11वीं शताब्दी में रचित यह प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ध्यान दीजिएगा, कैसा काव्य है? प्रेम काव्य है। यह मूलतः दोहा छंद में रचित था। इसका समय जो है 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने इसे कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी थी इसमें। और इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। जो इसके राइटर हैं वो कौन हो जाएंगे? कल्लोल। अब इसमें बताना कौन कौन से इसमें सही हैं उसके बारे में। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, तो कौन सा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि इसके जो नायक और नायिका कौन है, तो यह हो जाएंगे राजकुमार डोला और राजकुमारी मारवाड़ी। यह इन्हीं का प्रेम कथा इसमें वर्णित है। और अगला प्रश्न यहाँ पे, वसंत विलास नामक लौकिक काव्य ग्रंथ का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था? तो किसके द्वारा इसका संपादन किया गया था? ऑप्शन स्क्रीन पर, यह हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि केशवलाल हर्षद राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? केशवलाल हर्षद राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अब्रंज भाषा के बंधों यानी कि काव्य रूपों के संबंध में सही सुमेलित इसको करना है। कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अब्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कौन कौन से? दोहा बंध, पदड़िया बंध और गे बंध पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। आखिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूहा या फिर दोहा को अब्रंश का अपना पहला छंद कहा था, पदड़ियों को नहीं कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा यानी कि कवड़ शैली जो होती है पद्धति का प्रयोग किस कवि की रचनाओं में देखने को मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौपाई और दोहा का जो पद्धति है किस कवि की रचनाओं में देखने को मिलता है सर्वप्रथम? यह हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि सरापा। किनके मिलता है? सरापा में देखने को मिलता है। और अगला प्रश्न यहाँ पे, विद्वानों द्वारा माने गए हिंदी के प्रथम कवि को सुमेलित करना है। एक तरफ विद्वान है, एक तरफ उनके प्रथम कवि, उनके द्वारा माने गए प्रथम कवि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, शिव सिंह सेंगर
इनके द्वारा प्रथम इनके कवि हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे यहाँ पे शिव सिंह सेंगर के पुण्य या फिर पुण्य कवि, इनके द्वारा प्रथम कवि माने गए हैं। और राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा सरापा को माने गए हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा यह स्वयंभू माने हैं। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन स्क्रीन पर यह हो जाएंगे अब्दुल रहमान। कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आदिकाल अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। आदिकाल के नामकरण और प्रवृत्तियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका देखने को मिलता है? ऑप्शन बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किनके द्वारा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और आगे अगला प्रश्न, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? तो किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 30 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। अब आपको जिम्मेदारी है कि आपको पता ही हो गया होगा कि हाँ हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और हमें यहाँ पे और पढ़ने की आवश्यकता है। सब कुछ आपको डिटेल में और अपनी कमजोरियों को पता लगाइए कि क्या करना है और डिटेल में यहाँ पे पढ़िए। अब यहाँ से 4-5 क्लास हो चुके हैं या 5वीं क्लास है। आदिकाल से एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको 4-5 क्लास का क्या करना है? प्रैक्टिस सेट देखना है। और अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वानों के समूह का चयन कीजिए। अपभ्रंश को जो लोग पुरानी हिंदी मानते हैं वे कौन कौन से विद्वान हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या माना है? पुरानी हिंदी माना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट नाम किसने दिया था? तो इसे अवहट नाम किनके द्वारा दिया गया था? यह हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि भोला शंकर व्यास के द्वारा। किनके द्वारा? भोला शंकर व्यास के द्वारा इन्हें अवहट कहा गया था। और कवि भुआल यानी कि इनका जो समय सीमा है 10वीं शताब्दी। कवि भुआल को हिंदी का प्रथम कवि क्यों विशिष्ट माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? तो यह हो जाएगी ऑप्शन बी यानी कि क्योंकि उन्होंने दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया था। किसमें किया था भागवत गीता का अनुवाद? तो दोहा चौपाई छंद में किया गया था। और किनके द्वारा? कवि भुआल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सी उपलब्धि असंगत है? उनके जो संबंध में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो कि असंगत है? ऑप्शन स्क्रीन पर यह हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि ध्रुपद गायकी का जन्मदाता इन्हें नहीं कहा जाता, बल्कि कौन कौन से जन्मदाता हो जाएंगे? संगीत के क्षेत्र में कव्वाली के जन्मदाता, तराना गायन शैली के आविष्कारक हो जाएंगे और सितार वाद्य यंत्र है उसके जन्मदाता इन्हें माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ हो जाएगा, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सुधा मख के भी है निर्मल बाला उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन डी यानी कि पदावली, विद्यापति की जो पदावली है उसी ग्रंथ से लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पॉइंट टू पॉइंट यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अब आपका काम क्या है, जैसे कि आज हमने क्लास यहाँ पे देख लिया, फिर आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे लेकिन पीछे का भी भूलता चला जाएगा। हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जितनी बार उसको देखेंगे, जितनी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक पॉइंट। यानी सिर्फ देखें उसके बारे में सब कुछ डाटा एकदम खुल के सामने आ जाए तो वही एकदम असली तैयारी होती है। सब कुछ ध्यान में रख कर आप लोग तैयारी कीजिए। अब की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि हिंदी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। अब की नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आगे के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अब की आ रहा तो पार। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कैमासवध यानी कि कैमासवध किस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है? या तो काफ़ी अंदर से पूछा गया है, किस का यह सर्ग देखने को मिल रहा है?
यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वीराज रासो से है। अगर इनसे संबंधित है तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। जब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियां दी थी, निम्न में से कौन सी उपाधि विद्यापति की नहीं है? इसमें से सारे विद्यापति की उपाधि हैं, लेकिन इनमें से एक है जो कि नहीं है उपाधि, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि जड़िया कवि। अगर जड़िया कवि की बात करें तो यह विचार में आ जाना चाहिए कि आखिर जड़िया कवि किन्हें कहा गया और किनके द्वारा कहा गया और कौन सी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन सी उपाधि हो जाएंगी? कवि शेखर, दशावधान और खेलन कवि की उपाधियां इन्हें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न स्क्रीन पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो साहित्य के रचयिताओं की भाषा के संदर्भ में सुमेलित करना है। एक तरफ रचयिता है, एक तरफ वहाँ पे भाषा दिया गया है। अगर दलपति विजय जो कि खुमार रासो की रचना है, यह किस भाषा में है? यह हो जाएगा राजस्थानी में। और चंद्रवर दाई पृथ्वीराज रासो जो कि डिंगल भाषा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस भाषा में है? डिंगल, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि डिंगल में कौन कौन सी भाषाएं हैं? अभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर क्या बनता है? डिंगल भाषा। अगला प्रश्न यहाँ पे, रणमल छंद नामक वीर गीत के रचयिता कौन है? इनके द्वारा रचा गया? ऑप्शन सी यानी कि श्रीधर के द्वारा रचा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे, ससुर नींद गेल बहुड़ी जाग, यह पंक्ति जो दिख रही है किस नाथ या फिर किस कवि की है? किस सिद्ध या फिर नाथ की है? तो ऑप्शन स्क्रीन पर है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुकू रिपा की हो जाएगी। किनका हो जाएगा? कुकू रिपा की पंक्तियां हो जाएंगी। और अगला प्रश्न यहाँ पे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को क्या कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो विद्यापति के सिंगारिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा क्या कही गई है, यह पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी यानी कि नागिन की लहर। क्या कहा गया है? तो नागिन की लहर कहा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न यह रहा, विद्यापति मूलतः किस संप्रदाय के दीक्षित कवि थे? तो किस संप्रदाय के दीक्षित कवि थे विद्यापति? यह हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि शैव संप्रदाय से। किससे थे? शैव संप्रदाय से संबंधित थे। और यहाँ पे पुरुष कहानी हव काहो जसु पंथावे पुन्नु, यह काव्यांश किस रचना से लिया गया है? यह जो है किस रचना से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कीर्ति लता से लिया गया है। किससे लिया गया है? कीर्ति लता से लिया गया है। और इसकी भाषा क्या हो जाएगी? अवहट और विद्यापति के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यहाँ कहा गया है कि कथन में कि डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, और कारण है कि सरपा की रचनाओं में बांग्ला भाषा का पूर्ण विकसित रूप देखने को मिलता है। कथन और कारण में से सही ऑप्शन की बात करें, कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ए तो सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत क्यों है? तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि सरापा की भाषा पुरानी हिंदी है और इसमें किसी बांग्ला का रूप देखने को मिलता नहीं है। इनकी भाषा क्या हो जाएंगी? पुरानी हिंदी। इस वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है और जिनमें खालिक बारी और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं? तो कितनी बताई जाती हैं अमीर खुसरो की? यह बताई जाती हैं ऑप्शन सी यानी कि कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन सी यानी कि 100। कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 100। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो का यह कथन मूल रूप से किस भाषा यानी पद्य का अनुवाद है? तो किस पद्य का अनुवाद देखने को मिल रहा है? यहाँ ऑप्शन ए, बी या फिर दोनों, कुछ फारसियों के शब्द लिख गए हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी दोनों में इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? तो किनके द्वारा पूर्ण किया गया था? अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। यह हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि चंद्रवर के पुत्र जलहन के द्वारा इसे पूरा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हो जाएंगे
मिस्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि किसे माना है? मिस्र बंधुओं के द्वारा प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? ऑप्शन सी यानी कि चंद्रबर दाई। किनके द्वारा किन्हें माना जाता है? तो चंद्रबर दाई को प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में किस काव्य प्रकृति प्रवृत्ति की प्रधानता देखने को मिलती है? तो किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उक्ति वैचित्र की प्रधानता देखने को मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि खुसरो की जो पहेलियाँ मुकरियाँ हैं उसका मुख्य आकर्षण उक्ति वैचित्र यानी कि बात कहने का चमत्कारिक और वक्र ढंग यानी कि तरीका, वही क्या हो जाता है? उक्ति वैचित्र होता है। कहने का तरीका बहुत ही अलग ही था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन। हिंदी में विद्यापति को किस परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है? तो विद्यापति को किस परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन सी यानी कि कृष्ण गीति परंपरा को माना जाता है प्रवर्तक के तौर पे। अगला प्रश्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न अब यह रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ कह रहा है कि आदिकालीन साहित्य के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलनों में से कौन सा असत्य है? तो एक तरफ सुमेलन करना है, कौन बताना है कि कौन सा असत्य हो जाएगा। अब इतने चैप्टर्स हमने करवा दिया है, अब इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन के साथ कमेंट अवश्य करेंगे। देखते हैं कि किनका कमेंट और किनका आंसर सही रहता है। अब आपको सेशंस कैसे लगे और 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उसका भी जवाब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग रामचंद्र शुक्ल की कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के मेंबरशिप से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे शुक्ल जी पूरा कंप्लीट हो चुके हैं एकदम विथ ट्रिक के माध्यम से, शानदार PDF के माध्यम से। और हम लोग डॉक्टर नागेंद्र की क्लास कर रहे हैं और इसमें लगभग हमारे 30-35 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं आप लोग चैनल के मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।